जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग की आपके अपने YouTube चैनल मैथ वाला गुरुजी पे। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9 की लघु क्वेश्चन भारतीय भवन बुक का लघु उत्तरीय क्वेश्चन का सभी क्वेश्चन का आंसर आपको हम यहाँ पे कॉपी में लिखा हुआ है। आप लोग को हम एक एक क्वेश्चन पढ़ के आपको हम बताने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं सभी का आंसर। तो हो सकता है कुछ क्वेश्चन पढ़ने में कुछ मिस्टेक अगर हो जाए तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा पेज बाय पेज और उसको आप अच्छे से लिख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किन्हीं दो का प्रमुख कार्य बताएं। 4-5 क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें से कि दो का कार्य बताने के लिए कहा है। तो चलिए हम दो के बाद 3 आप लोग को बता देते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं राइबोसोम के बारे में। राइबोसोम का क्या काम है? तो कहा गया है इसमें प्रोटीन का संश्लेषण होता है। राइबोसोम में क्या होता है भाई? प्रोटीन का संश्लेषण होता है। उसके बाद आगे क्वेश्चन है आप लोग को जो गुणसूत्र का क्या कार्य है? तो कहा गया यह एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी वंशागत सूचना प्रदान करता है। यानी कि गुणसूत्र का काम क्या है? तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के बारे में बताएं। यानी कि गुण जो जाता है किसके कारण जाता है? गुणसूत्र के कारण। और तीसरा हम लोग बात करते हैं कोशिका भित्ति के बारे में। इसमें कहा गया यह कोशिका की निश्चित रूप प्रदान करती है। कोशिका भित्ति ही एक ऐसा चीज है जो कोशिका का निश्चित रूप प्रदान करती है। यह कोशिका को सुरक्षा और सहायता भी प्रदान करता है। यह कोशिका झिल्ली की रक्षा करती है। कोशिका झिल्ली की रक्षा करती है। यह कोशिका को सूखने से बचाती है। यानी कि ये सब इसका कार्य है। तो 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब चलिए हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया है किस प्रकार की कोशिका को प्रोकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है? किस प्रकार की कोशिका को प्रोकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है? हमको कहा है बताने के लिए। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। तो किस प्रकार कोशिका को प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं? तो देखिए केंद्रक की रचना के आधार पर कोशिका 2 तरह की होती है। केंद्रक की रचना के आधार पर कोशिका 2 तरह की होती है। एक ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है एवं वास्तव में केंद्रक नहीं होती है, उसे प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। जैसे में आ जाता है हमारे जीवाणु, ये साइनोबैक्टीरिया इत्यादि, यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में आ जाते हैं। 2 नंबर का आंसर लघु क्वेश्चन है तो थोड़ा सा लंबा इसमें लिखना है। 3 नंबर क्वेश्चन हमको दिया हुआ है जो कि मोस्ट VBI क्वेश्चन भी है। दिया हुआ है पादप कोशिका और जंतु कोशिका का प्रमुख अंतर क्या है? यानी कि इसका अंतर बताने के, तो जब भी अंतर आए तो आपको इस तरह से लिख देना है पादप कोशिका और जंतु कोशिका। पहले लिख लेंगे, यहाँ पे एक लाइन हम नहीं लिखे है। पादप कोशिका और जंतु कोशिका के निम्नलिखित अंतर है। उसके बाद यहाँ पे लिखना, ये विद्यार्थी का लिखा गया कॉपी है जो कि हम ऑफलाइन क्लास में पढ़ाते हैं, इसलिए ये चीज़ छोटा हुआ इसमें, तो आप लोग लिख लीजिएगा। तो पादप कोशिका के बारे में बात करें तो इसे साधारणतः पादप कोशिका जंतु कोशिका से बड़ी होती है। क्या होता है? जंतु कोशिका से बड़ी होती है। पहला नंबर अंतर। जंतु कोशिका में 1 नंबर लिखेंगे, जंतु कोशिका साधारणतः छोटी होती है। किससे? पादप कोशिका से। 1 नंबर अंतर एगो हो गया। देखिए लघु क्वेश्चन है तो कम से कम 3 अंतर इसमें होना चाहिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा मोटी एवं कड़ी कोशिका भित्ति के कारण कोशिका का नियमित होता है। यानी कि इसमें नियमित होता है। और इसमें क्या होता है? कोशिका का अनियमित आकार होता है। यानी कि इसका आकार नियमित नहीं, इसका नियमित होता है और इसका आकार नियमित नहीं होता है। तीसरा अंतर देखिए कोशिका भित्ति में उपस्थित जो सेल्यूलोज नामक रासायनिक यौगिक कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है और इसमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित रहता है। इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है, इसमें कोशिका भित्ति पाया जाता है इसमें। चौथा नंबर आंसर है, यानी कि 3 के बाद हम 4 लिखा चुके हैं, जो कि चौथा नंबर हो जाएगा। कोशिका में रस युक्त बड़ी रसधानी उपस्थित होती है और इसमें जंतु कोशिका में क्या होता है? कोशिका में छोटी छोटी रसधानी होती है या ये नहीं होती है। तो इसका आप लोग क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे आपको हम छोटा कर देते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको लिख लीजिएगा अपने कॉपी में। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या दिया हुआ है। देखिए इसमें कुछ अंतर और लिखा हुआ है इस कॉपी में। जैसे कि 5वां दिया हुआ है लवक उपस्थित होता है। इसमें पादप कोशिका जंतु कोशिका क्या होता है? लवक उपस्थित नहीं होता है। इसमें 6ठा नंबर गौरलॉजी उपकरण से अनेक छोटी छोटी छड़ जैसी रचना होती है जिन्हें डिकोयोसोम कहते हैं। और 6ठा नंबर ये विशेष जटिल संरचना को गौरलॉजी उपकरण उपस्थित होता है। यानी कि ये आप लोग लिख सकते हैं इतना अंतर, लेकिन आपको कम से कम 3 अंतर आपको याद रखना है। यहाँ पे हम 7 अंतर लिखा चुके हैं जो कि बहुत ज़्यादा है। उसके बाद चौथा नंबर देख सकते हैं। चौथा नंबर दिया गया है क्या गौरलॉजी उपकरण न हो तो कोशिका पर इनका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका आंसर लिखिएगा आप लोग। यहाँ पे आंसर देख सकते हैं आप लोग। यदि कोशिका के गौरलॉजी कायम न हो तो अंतःद्रव्यीय जालिका में बने पदार्थ का कोशिका के अंदर वह बाहर आवश्यक भागों को
आवश्यक भागों के स्थान अंतरण बंद हो जाएगा, राइसोसोम का निर्माण नहीं होगा। किसका राइसोसोम का निर्माण नहीं होगा, जिससे बहुत से एंजाइम व हार्मोन का निर्माण नहीं होगा, जिससे कोशिका से अवशिष्ट पदार्थ का निष्कर्षण नहीं होगा। और जब अवशिष्ट पदार्थ का निष्कर्षण नहीं होगा तो हम लोग जानते हैं इससे सबसे कोशिका जीवन कम हो जाएगी, यानी कि इसका जीवन क्या होगा, कम हो जाएगा। चलिए 5वां क्वेश्चन है, कोशिका के किस अंग को बिजली घर कहा जाता है। VVI क्वेश्चन है, कोशिका के किस अंग को बिजली घर कहा जाता है। तो याद रखेंगे इसका आंसर माइटोकॉन्ड्रिया में भोजन का ऑक्सीकरण से ऊर्जा मुक्त होती है, यही पर ऊर्जा का ATP रूप में संचित होती है, इसीलिए इसे कोशिका का क्या कहा जाता है, तो बिजली घर कहा जाता है। और आगे लिखेंगे ऊर्जा संयंत्र कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर अथवा ऊर्जा का घर कहा जाता है, क्योंकि यह भोजन के ऑक्सीकरण तथा ऊर्जा का उत्पादन का कार्य करता है, इसीलिए इसी को किसको माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। चलिए आगे का क्वेश्चन है आपको, एंडोसाइटोसिन किसे कहते हैं। तो इसका आंसर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, कुछ ऐसे कोशिकीय जंतु जैसे अमीबा, कोशिका झिल्ली का लचीलापन कोशिका को इस योग्य बनाता है कि अपने बाहरी वातावरण, भोजन तथा अन्य खाद्य पदार्थ को अधिग्रहण कर सके। कोशिका झिल्ली द्वारा संपन्न होने वाली इस क्रिया को एंडोसाइटिक्स कहते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देख सकते हैं, 7 नंबर दिया हुआ है, लवक कितने प्रकार के होते हैं, इनके क्या कार्य है, यानी इसका क्या काम है। लिखेंगे लवक 3 प्रकार के होते हैं, अवर्णीय लवक, वर्णीय लवक और हरित लवक, जिसका दूसरा नाम भी लिखा है ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्यूरोप्लास्ट, इसका 2 नाम। इसका कार्य क्या है वो भी हमसे पूछा है, तो अब एक एक करके हम कार्य जान लेते हैं। जैसे ल्यूकोप्लास्ट के बारे में जानेंगे, इसका मुख्य कार्य क्या है, जड़ की कोशिकाओं में पाए जाने वाले और यह खास संचय का कार्य करते हैं, इसे स्टार्च प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित होता है इसमें। यह हो गया 1 नंबर। दूसरा नंबर का चलिए हम लोग देख लेते हैं, दूसरा नंबर इसका क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के बारे में कहा गया है, फूलों की और बीजों का विभिन्न रंग प्रदान करता है। किसका काम है, क्लोरोप्लास्ट के कारण ही फूल और बीज का अलग अलग रंग हमको दिखाई देता है क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट का कार्य क्या है, तो पत्तियों में पाया जाता है एवं इससे भोजन संश्लेषण की में सहायता हो, इससे क्या होता है, भोजन में संश्लेषण की सहायता होती है। 8 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रक झिल्ली में पाए जाने वाले छिद्र क्या कार्य करता है। केंद्रक झिल्ली में पाए जाने वाले छिद्र क्या कार्य करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा केंद्रक झिल्ली में या केंद्रक कड़ा में पाए जाने वाले छिद्र द्वारा केंद्रक द्रव एवं कोशिका द्रव के बीच पदार्थ का आदान प्रदान होता है, यही इसका आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, जीन का आनुवांशिक इकाई क्यों कहते हैं, जीन को आनुवांशिक इकाई क्यों कहते हैं, ये भी क्वेश्चन आपको VVI क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको VVI है, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। तो जीन को पैतृक गुणों के वाहक होता है। जीन क्या होता है, पैतृक गुण का मतलब है यानी कि पूर्वज का गुण का वाहक होता है, इसलिए इसे आनुवांशिक का इकाई कहते हैं। ठीक है, चलिए इतना ही आंसर इसका होगा। 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 10वां दिया हुआ है, विसरण तथा परासरण। विसरण तथा परासरण में क्या अंतर है, तो अंतर वाला क्वेश्चन है, हम बोले थे आपको एक साइड लिखना है विसरण, एक साइड परासरण। अब हम बार बार ये नहीं कहेंगे जो विसरण में ये चीज़ होता है, परासरण में ये चीज़, डायरेक्टिव पॉइंट बाय पॉइंट आपको बताते चलते हैं। जैसे कि विसरण के लिए देख सकते हैं, कहा गया यह क्रिया प्रायः पदार्थ की 3 अवस्था जैसे ठोस, द्रव, गैस में होता है। कौन सी, विसरण। परासरण कब होता है, यह क्रिया केवल द्रव पदार्थ में होता है। ठीक है, 2 नंबर आंसर इसका देख सकते हैं, इनमें अर्ध प्रागम्य झिल्ली होना आवश्यक नहीं है। किसमें, विसरण में और परासरण में होगा। इनमें 2 भिन्न सांद्रता घोरों के मुख्य अर्ध प्रागम्य झिल्ली होना आवश्यक है। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, जीवों में पदार्थ का परिवहन की क्या कार्य है। जीवों में पदार्थ का परिवहन का क्या कार्य है, तो इसका आंसर लिखेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आंसर, 1 मिनट
आंसर दिया हुआ है, जीवों में उपयोगी पदार्थ का अनेक मुख्य स्रोत से शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुँचने तथा अन्य उपयोगी या हानिकारक पदार्थ का कोशिका से निष्कासन गतवर्त स्थान तक पहुँचाने की क्रिया को पदार्थ का परिवहन कहते हैं। जीवों में गैसों का आदान प्रदान विषम द्वारा होता है, जबकि पौधों अपने मूल रोम से जल का अवशोषण परासरण द्वारा करते हैं। अतः जीवों में पदार्थ का परिवहन महत्वपूर्ण आवश्यक है, क्योंकि ये मूल रोम जो होता है क्या पाया जाता है, पौधे का जो जड़ में जो उसका मूल रोम होता है, इसी को ये जो सिरा होता है इसी को मूल रोम कहा जाता है। इसी के द्वारा वो परासरण यानी कि पानी यानी कि सांस के रूप में उसका उपयोग करते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। दिया गया है क्रोमोसोम और क्रोमोटिड में क्या अंतर है, तो इसे लिखेंगे एक साइड क्रोमोसोम और एक साइड क्रोमोटिड लिखेंगे इसमें एक नंबर में क्रोमोसोम महीन, लंबा तथा अत्यधिक कुंडली धागे के रूप में दिखाई देते हैं, जबकि क्रोमोटिड दो समांतर कुंडली धागे के समान रचना होती है। इसका दूसरा नंबर हो जाएगा क्रोमोसोम बेलनाकार होती है, क्रोमोटिड बेलनाकार नहीं होती है। इसका 3 नंबर हो जाएगा क्रोमोसोम में 3 भाग होते हैं और इसमें क्रोमोटिड में कोई भाग नहीं होता है, और यहाँ पे तीनों भाग का भी नाम दिया हुआ है। आगे क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, कितना हो गया 14 क्वेश्चन हो गया, 12 क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, यूकेरियोटिक कोशिका के मुख्य लक्षण क्या होता है, तो इसका लिखना है आपको 3 गो लक्षण भी लिख देते हैं तो आपको नंबर मिल जाएगा, लेकिन आपको हम अधिक लक्षण बता देते हैं ताकि इसमें से आपको जो याद करना हो 3-4 याद रखिएगा। पहला नंबर, इसका सामान्य आकार बड़ा होता है, इसमें केंद्रक झिल्ली द्वारा घिरा हुआ रहता है, इसका केंद्रक जो होता है केंद्रक झिल्ली द्वारा घिरा होता है। इनमें एक से अधिक गुणसूत्र होता है, इनमें केंद्रिका पाई जाती है। कौन चीज़ में, यूकेरियोटिक के बारे में बात करें, इनमें झिल्लियों से बने कोशिकांग 5 नंबर, इनमें झिल्लियों से बने कोशिकांग पाए जाते हैं। उसका 6 नंबर है, इनमें कोशिका विभाजन समसूत्री तथा अर्धसूत्री विधि से होता है। 7वां नंबर, इनमें अनेक क्रोमोसोम पाया जाता है। तो ये हो गया हमारा 13 नंबर का आंसर। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, आप लोग के स्क्रीन पे दिखाता होगा, दिया हुआ है वायरसों में सजीवों का लक्षण क्यों नहीं पाया जाता है, वायरस में सजीवों का लक्षण क्यों नहीं पाया जाता है, तो लिखेंगे झिल्ली जीवों का एक आवश्यक हिस्सा होता है। झिल्ली जो होता है जीवों का एक आवश्यक हिस्सा होता है। वायरस में किसी प्रकार की झिल्ली नहीं होती है, इसके चलते इसमें सजीवों का लक्षण नहीं पाया जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, आप लोग के स्क्रीन पे होगा, जो कि दिया हुआ चिकनी अंतःपरद्रव्यीय जालिका तथा खुरदरी अंतःपरद्रव्यीय जालिका में मुख्य अंतर क्या है। लिखेंगे खुरदरी अंतःपरद्रव्यीय जालिका की सतह पर राइबोसोम होती है, जो कि प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है, लेकिन जल की चिकनी अंतःपरद्रव्यीय जालिका पर राइबोसोम नहीं होता है, ये लिपिड स्रावित करती है। यही इसका आंसर लिख देना है। तो आज की क्लास में आप लोग को हम क्लास 9 का लघु क्वेश्चन बता दिए हैं। आज की वीडियो में आपको ये पार्ट 2 वीडियो था, क्लास 9 का ये पार्ट 2 वीडियो है। इससे पहले आप लोग को पार्ट 1 वीडियो में हम अति लघु करवाए थे, ये पार्ट 2 वीडियो है। इसके बाद आपको पार्ट 3 वीडियो आने वाला है, जिसमें कि आपको पार्ट 3 में आपको दीर्घ का क्वेश्चन का आंसर सभी आप लोग को हम करवा देंगे, जिसमें कि उसके बाद आप लोग कहिएगा तो आपको फिजिक्स का भी करवा देंगे। 9, 10, 11, 12 साइंस और मैथ का तैयारी आप लोग को इस चैनल के माध्यम से आपको हम पूरा करवा देंगे। और मैथ का क्लास अभी 10वीं का चल रहा है और आपका बहुत जल्द 11वीं का क्लास भी स्टार्ट होने वाला है। तो उम्मीद है ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।